यस, हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एग्रीमेंट क्या होता है इसकी बात करी। आपको मैंने पूरा सिस्टम समझाया कि अब पेपर में क्या पहले था, अब क्या है, चेंजेस क्या आए हैं, वो सब। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को, जब तक आपके पास बुक्स नहीं आ जाती या जब बुक्स आ भी जाएंगी तो आपको जितना भी हार्ड मटेरियल दिया गया है वो सब इंस्टीट्यूट में सॉफ्ट में भी है। तो वो कैसे एक्सेस करते हैं थोड़ा 2 मिनट सीख लेते हैं। आप सबसे पहले ICAI सर्च करना गूगल पे, और जो सबसे पहली वेबसाइट आया ICAI.org उस पर जाना है आपको। किस पे जाना है? ICAI.org में ये बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। हमें स्टडी मटेरियल पे जाना है, न्यू स्कीम, क्योंकि आप लोग न्यू में रजिस्टर हो सारे, तो स्टडी मटेरियल न्यू स्कीम। बस ये करते ही आपको तीनों खुल जाएगा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अभी हम फाउंडेशन में हैं, फाउंडेशन पे आगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है, ये इंग्लिश। और ये सबसे पहला पेपर अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। हम गए लॉ के ऊपर, ये लॉ खुल गया, ठीक है। और ये लॉ की एक ही बुक है, बिजनेस लॉ, क्लिक कर दिया। ये एक्ट है आपके, ये पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नया जुड़ा है, यहाँ से हमने शुरू किया है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बहुत बड़ा है। सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, नेगोशिएबल। पहले लॉ 60 नंबर की थी, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप और LLP आता है। कंपनी बहुत छोटा सा है क्योंकि इंटरमीडिएट में पढ़ाया जाएगा तुम्हें। नेगोशिएबल इंटरमीडिएट में आता था, इधर डाल दिया। तो ये 2 टॉपिक एक तरीके से थोड़े नए जुड़े हैं और एक यहाँ पे थोड़ा नया जुड़ा है, और उसमें आपको एक्स्ट्रा 40 नंबर मिल रहे हैं। पहले लॉ थी भी कितने की? 60, तो 40 इंग्लिश के हटे, वो 40 इधर जुड़ गए, ठीक है। तो हम लोगों ने कल शुरू किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें पहला चैप्टर नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था क्या डाउनलोड? पॉज कर बेटा इसको 1 मिनट। हेलो, यस, चलो बेटा शुरू करते हैं। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बस थोड़ा सा बताया था, थोड़ा सा। एक बार जो कल नहीं आया था वो ध्यान से सुनना। मैंने बस आपको इतना बताया कि पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास कैसे होता है, वो पूरी पिक्चर समझा दी मैंने तुम्हें। पहले लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, फिर वापस लोकसभा में पास होता है, लेकिन वो हमारे कोर्स से लिंक नहीं है। बेसिक जनरल नॉलेज की बात करें, हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। तो मैंने आपको कहा सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट, क्या? एग्रीमेंट, और प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या बताया था? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा एनफोर्स हो। एग्रीमेंट मतलब तो क्या कि आपने मुझे ऑफर दिया, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी, एग्रीमेंट हो गया। आपने मुझे कहा सर अपनी गाड़ी बेचोगे, मैंने कहा हाँ बेचूंगा, तो एग्रीमेंट हो गया हमारे बीच में। लेकिन ऐसे तो हम लोग सुबह से शाम तक सैकड़ों एग्रीमेंट करते हैं, तो क्या वो सब कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। जैसे मैंने कहा कि इसकी मम्मी ने इससे कहा कि आते वक्त धनिया लेकर आना, तो उसकी मम्मी ने क्या दिया? ऑफर दिया, और इसने कहा हाँ ले आऊंगी मम्मी धनिया, तो ये एग्रीमेंट है। लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है? एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या नहीं है? अब एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है बोथ पार्टीज आर बाउंड बाय ईच अदर्स प्रॉमिस। दोनों पार्टी एक दूसरे के प्रॉमिस से क्या होने चाहिए? बाउंड होने चाहिए। एक दूसरे के प्रॉमिस से क्या होने चाहिए? बाउंड। जैसे मैंने अगर किसी को एग्रीमेंट किया, मैंने कहा कि भैया मैंने किसी को ऑफर दिया कि मेरी गाड़ी बेचनी है, खरीदेगा गोरांश? गोरांश ने कहा हाँ सर खरीदूंगा। कितने में? 5 लाख रुपए में। अब हमारे बीच में ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, और हम दोनों एक दूसरे के वर्ड से बाउंड है। गोरांश अगर तूने नहीं खरीदी हाँ बोलकर तो मैं केस करूंगा बेटा, और गोरांश ने कहा सर अगर आपने हाँ बोलकर बेची नहीं तो मैं भी केस करूंगा, ध्यान रखना सर। तो हम दोनों एक दूसरे के वर्ड से क्या है? बाउंड है। तो हमारे बीच में क्या है? एनफोर्सेबिलिटी है। क्या है? और एग्रीमेंट तो था ही, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। अब ये यहाँ पे आएगा पूरा, ठीक है। सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में आपके कुछ भी काम का नहीं है, यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, मेरी तरफ देखो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में। कब आया था? 1872 में। हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का राज था। किसका राज था?
ब्रिटिशर्स का, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। कब आज़ाद हुआ? 1947 में। और ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स का रूल था तो ये एक्ट भी किसने दिया है? ब्रिटिशर्स ने दिया है। तो ब्रिटिशर्स के अपने हिसाब से कानून बनाते थे। तो इनके जाने के बाद 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने इस कानून में थोड़े बहुत फेरबदल किए। लेकिन 1872 में जब ये एक्ट आया, उसके पहले भी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कुछ एक्ट थे जो आज भी है। जैसे हिंदूज पे हिंदू लॉ लगते थे और मुस्लिम्स पे मुस्लिम लॉ लगते थे। तो अगर मान लो मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची है, सुनो, तो उसमें एज पर इस्लामिक लॉ कोई चीज़ चल रही होगी तो मेरा निर्णय वैसे किया जाएगा। और उर्विका ने कोई चीज़ बेची है, खरीदी है, तो उसमें जो हिंदू लॉ है वो इसके ऊपर गवर्न होगा। लेकिन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो ये इंडिविजुअल लॉ अबॉलिश हो गए। अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसके ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। क्या लगेगा? बट हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे अभी भी हमारे इंडिविजुअल लॉज है। किसके ऊपर? और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर एक एक्ट और लाया गया, वर्शिप एक्ट। कौन सा एक्ट? ये हमारे यहाँ बहुत सारे, क्योंकि इंडिया तुम्हें पता ही है कि हमारे यहाँ विभिन्नता में एकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, मतलब ऐसा कहते हैं कि हर 7 किलोमीटर पे इंडिया में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक है, अगर आप 7 किलोमीटर ट्रैवल करोगे तो आपको कोई और लैंग्वेज देखता हुआ मिलेगा। इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल कंट्री है हमारी। तो इसीलिए अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कानून लाने पड़े। लेकिन जैसे आप वर्शिप के ऊपर इंडियन वर्शिप एक्ट लगेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट लगेगा, लेकिन अब हर चीज़ के लिए कानून नहीं है तो उस पर जनरल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। ये इंट्रोडक्शन में दे रखा है। तो अब मेरी बात गौर से सुन लेना। अगर मेरे और उर्विका के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस सब्जेक्ट मैटर का कोई स्पेसिफिक कानून भारत में है तो उस पर वो कानून लगेगा। लेकिन ऐसा कोई कानून भारत में नहीं है तो फिर हम दोनों पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। जैसे अभी हमने गाड़ी बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, गाड़ी का कोई कानून नहीं है मान लो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। लेकिन मैंने इसको प्लॉट बेचा, प्लॉट, तो प्लॉट का एक कानून है इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट। कौन सा है? तो उस पर वो लगेगा। सेम ऐसे ही मेरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के ऊपर कोई मुस्लिम लॉ चलता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। इसकी कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है, उस पर हिंदू लॉ चलता है, ये उसके अकॉर्डिंग चलेगी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाएगी तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या ये बात समझा पा रहा हूँ बच्चों में? आगे देखते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? सॉरी, अर्चिता, अनीशा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आप कल की क्लास में नहीं थे, बस बेसिक ही पढ़ाया था मैंने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में। अब देखो यहाँ से आपका सिलेबस शुरू होता है। बढ़िया तरीके से सुनते जाना। बहुत जबरदस्त एक्ट है, बहुत जबरदस्त। इसको कहते हैं इट इज द मदर ऑफ ऑल एक्ट। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि सारे एक्ट इसी में से जन्मे हैं। आप अभी सीए फाउंडेशन कर रहे हो, ये एक्ट पढ़ाया जाएगा। सीएस करते तो उसमें भी सबसे पहले ये पढ़ाया जाता, बीबीए करते ये पढ़ाया जाता, बीकॉम करते सबसे पहले ये पढ़ाया जाता। मतलब लॉ की शुरुआत इसी से होती है। एलएलबी करते तो पहले ये पढ़ाया जाता, मदर ऑफ ऑल एक्ट। ठीक है, सबसे पहले ये कानून पढ़ाया जाता है, फिर दूसरे कानून पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसी से सब कुछ निकला है, ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। बोलो भाई, एक्ट की क्या जरूरत पड़ी? अभी बोला ना मैंने, सुबह से शाम में हम लोग 50 कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो होना चाहिए। जैसे आज मैंने तुम्हें कोई बात बोली, ऑफर दिया, मैंने कहा मैं तुम्हें सीए फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, ये ऑफर है, और तुमने मुझे फीस दे दी और तुमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ये एक्सेप्टेंस है। तो हमारा क्या हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं उस कॉन्ट्रैक्ट पे खड़ा नहीं उतरा, मैंने पढ़ाया नहीं तो, या तुमने फीस पूरी नहीं दी तो, या तुम बीच में से भाग गए या मैं बीच में से भाग गया, तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होना चाहिए ना जो हम दोनों पे एप्लीकेबल हो, ताकि हम कोई भी तरह का डिफॉल्ट ना करें। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसीलिए मदर ऑफ ऑल एक्ट है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो उसके ऊपर ये एक्ट लगेगा। चलो अब क्या होना चाहिए? पहले एग्रीमेंट, और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ। गोरांश दिख रहा है बराबर, पीडीएफ बराबर दिख रहा है, और मैं काला दिख रहा है, तो साले वो पता है तो मैं मतलब मैं दिखूँ तो चलेगा? उसकी एसेस करा, मैं सही दिखना चाहिए। दुबई जाती है वीडियो, कितनी बार बोला है तुम्हें मैंने। चलो, तो एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। अब समझ लेते हैं थोड़ा। अच्छा सर, एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, चल जाएगा बस? नहीं,
12 एसेंशियल एलिमेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। कितने? और वो 12 के 12 पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, उसमें से 8 ऐसे हैं जिस पे पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, 8 ऐसे हैं जिस पे पूरा, और जैसे ही वो चैप्टर खत्म हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये तुम्हारा ढांचा सही बनना चाहिए, ये 12 के 12 अच्छे से समझ में आने चाहिए, फिर इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा हो गया। ठीक है, तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब एग्रीमेंट का प्रॉपर डेफिनेशन देखो क्या है, ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। क्या? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब समझना बराबर इसका क्या मतलब है, मेरी तरफ देखो। मैंने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें सीए फाउंडेशन का कोर्स पूरा कराऊंगा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया तुम मुझे फीस दोगे। प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, मेरा प्रॉमिस तुम्हारे लिए कंसिडरेशन, तुम्हारा प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है इंग्लिश में समथिंग इन रिटर्न। बोलो जरा, अब ये वर्ड बार बार आने वाला है, याद रहेगा आपको। क्या मतलब होता है? मैंने पढ़ाया इसको गौरांश को, तो गौरांश बदले में मेरे लिए कुछ तो करेगा, भले वो मुझे फीस देगा, फीस नहीं देगा तो मेरा कोई बाजार का काम करेगा, नहीं तो मेरे घर में जो बच्चे उसको ये ट्यूशन पढ़ा देगा, मेरे घर का झाड़ू पोछा करेगा, कुछ तो करेगा गौरांश। समथिंग इन, इसको कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और अब मेरे साथ 1 करोड़ की लाइन रिपीट करना, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बोलो, एक और बार बोलो। ठीक है, वॉइड मतलब व्यर्थ, बेकार। तो अगर मैंने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और बीच में कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, व्यर्थ है, डस्टबिन है, कचड़े का डब्बा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की कोई मान्यता नहीं है। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर मेरे को पढ़ा दो, और उस बच्चे ने के साथ मेरा फीस को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, या मान लो मेरा भाई था वो, तो मैंने उसको ऐसे ही पढ़ा दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नजरों में वैलिड नहीं है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन एक बात और सुनना, कंसिडरेशन कम ज्यादा हो तो चलेगा। जैसे मैंने इससे फीस कम ले ली तो कोई बात नहीं, वो चलेगा, लेकिन कंसिडरेशन है ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस, और दोनों का प्रॉमिस एक दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। बढ़ो आगे बढ़ो, ये एग्रीमेंट का मतलब बताया। किसका मतलब बताया? एग्रीमेंट का। अब आगे आओ, प्रॉमिस का मतलब देखो क्या है। प्रॉमिस का मतलब, अभी प्रॉमिस की बात हुई ना, तो प्रॉमिस का भी मतलब है। यहां देखो मेरी तरफ, प्रॉमिस का मतलब है, मेरे साथ रिपीट करना, व्हेन वन पर्सन ऑफर टू डू समथिंग टू अनदर पर्सन एंड दैट पर्सन सिग्निफाई हिज असेंट to first person, then it is called promise. In short, promise is offer plus acceptance. तो promise का क्या मतलब है? मैंने आपके सामने अपनी बात रखी, आपने भी मेरे सामने अपनी बात रखी या हाँ कर दी, जो बात मैंने बोली थी। तो जो बात मैंने बोली थी आपने उसी सेंस में उसे हाँ बोल दिया, तो मेरा ऑफर और आपकी एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर एग्रीमेंट प्रॉमिस बनते हैं। क्या बनते हैं? और आपका प्रॉमिस और मेरा प्रॉमिस दोनों मिलकर एग्रीमेंट बनते हैं। तो ये पूरी पिक्चर याद रखना। पहले मैं आपको कोई चीज बोलूंगा, वो ऑफर, आपने हाँ बोल दिया, एक्सेप्टेंस, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? प्रॉमिस। आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन, मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, और दोनों प्रॉमिस मिलकर क्या बनते हैं? और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्या बनता है? तो इस चेन को मैं पूरी ऐसे समझाता हूँ। पूरी ये चेन है, ये चेन में से एक भी चीज टूटी तो पिक्चर बन जाएगी। ऑफर के साथ क्या होना चाहिए? ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? प्रॉमिस। ठीक है, एक का प्रॉमिस दूसरे के प्रॉमिस के लिए क्या होता है? अगर ये प्रॉमिस बराबर है तो क्या बनता है? उसमें एक चीज का और तड़का लग जाता है, एनफोर्सेबल बाय, तो क्या बन जाता है? क्या ये बात समझ में आई बच्चों? लर्न हो जाना चाहिए एज इट इज आपको। ठीक है, तो मेरा प्रॉमिस आपके लिए कंसिडरेशन, आपका प्रॉमिस मेरे लिए कंसिडरेशन, दोनों मिलकर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया कॉन्ट्रैक्ट। और थोड़ा स्टार्टिंग से ले, तो मैं दूंगा आपको ऑफर, आप दोगे एक्सेप्टेंस, हमारा ऑफर आपका एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनेगा? लेकिन अभी ये डिबेट बाकी रही कि ऑफर कब होगा, एक्सेप्टेंस कब होगा। ये पूरा चैप्टर है इसके ऊपर।
कि ऑफर कब पूरा बनेगा और एक्सेप्टेंस कब पूरा बनेगा। जैसे मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो जरा, क्या आप लोग कल टेस्ट देने आओगे? ये ऑफर है, बिकॉज मैं आपसे अपनी कंसेंट मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? क्या आप लोग कल टेस्ट देने आओगे? कल आप लोगों को टेस्ट देने आना है, ये ऑफर है। क्या फर्क है दोनों में? पहले वाले में क्वेश्चन मार्क था, इसमें क्वेश्चन मार्क। ऑफर के लिए जरूरी है मैं आपसे आपकी कंसेंट मांग रहा हूं, और अगर मैं आपसे आपकी कंसेंट नहीं मांग रहा हूं तो वो ऑफर नहीं है। यही सब चीजों पे आगे चर्चा चलेगी कि ऑफर क्या होता है और क्या नहीं। किसमें पढ़ेंगे? पूरे चैप्टर। बढ़ो आगे बढ़ो, चलो। अब इस डेफिनेशन को अब पढ़ते हैं अपन लोग, एग्रीमेंट की डेफिनेशन। जो मैंने बोला पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ, तुम्हें ऊपर पूरा पढ़ना हो पूरा पढ़ो, नहीं तो पॉइंट में पढ़ लो। When the person to whom offer is made, जिसको ऑफर दिया गया है वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है, सिग्निफाई हिज एक्सेप्टेंस, वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है। तो प्रपोजल, ऑफर क्या बन जाता है? ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। क्या बन जाता है? जैसे ही मैंने आपको ऑफर दिया और आपने एक्सेप्टेंस दे दी तो वो क्या बन गया बच्चों? प्रॉमिस बन गया। क्या बन गया? और एक बार प्रॉमिस बन गया मतलब एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट एक बार इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। पीछे तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये हमारा गौरांश है, इसने एक लड़की को ऑफर दिया, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? ठीक है, क्या दिया इसने? ऑफर दिया। लड़की बेचारी भोली वाली, उसने भी हाँ बोल दिया। ठीक है कि बढ़िया है, कमाता धमाता है, सीए है लड़का, ठीक है, तो क्यों मना करें। तो लड़की ने हाँ भर दी, तो वो क्या बन गई? एक्सेप्टेंस। इसका ऑफर, लड़की की एक्सेप्टेंस, दोनों मिलके क्या बन गए? प्रॉमिस। और इन्होंने पूरी डेट वेट लेकर शादी वादी पक्की कर ली, और शादी की तारीख निकाल ली ये 14 फरवरी। ठीक है, क्या निकाली? 14 फरवरी। ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर को लड़की ने इसको किसी के साथ न्यू ईयर ईव मनाते हुए देख लिया। क्या मनाते हुए देख लिया? न्यू ईयर ईव। ठीक है, तो लड़की ने कहा सारे रिश्ते नाते ख़त्म, और इसने एग्रीमेंट तोड़ दिया। इसने कहा मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी। तो एग्रीमेंट तो हो चुका था, अब क्या गौरांश उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकता है? ठीक है, कि भाई आपने एग्रीमेंट तोड़ा, मैं अपना हलवाई बुक कर चुका था, ठीक है, बैंड बाजे वाले को ऑर्डर दे चुका था, इतना बड़ा हॉल बुक किया था मैंने, 10 लाख तो बुकिंग के दे दिए थे मैंने। ठीक है, ये शादी नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं दोबारा कभी शादी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे तो पूरे पैसे इसमें लगा दिए। 1 करोड़ की एफडी थी, मैंने 12th में कराई थी, अब तोड़ाइए। ठीक है, तो बताओ, क्योंकि इसमें ऑफर था, एक्सेप्टेंस थी, प्रॉमिस था, बट प्रॉमिस टूट गया। क्या करें अब? हाँ भाई भाटिया, क्या नहीं कर सकता? ये केस नहीं कर सकता। रीज़न? इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या नहीं है? क्या होता है इन्फोर्सेबल बाय लॉ? ऐसे ये मत लिख देना, टेकिंग द पर्सन टू द कोर्ट, ये नहीं होता इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब। इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या होता है? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी। क्या नहीं थी? बोथ पार्टीज आर नॉट बाउंड बाय देयर वर्ड्स। बोथ पार्टीज आर नॉट। अगर गौरांश उसी वक्त एग्रीमेंट करा लेता और एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल करा लेता किसी नोटरी के पास जाकर, या कि भैया लड़कियों को कोई भरोसे नहीं है, ठीक है, वो पहले तो ये सोचता मेरे कोई भरोसे नहीं है, ठीक है, तो ये एग्रीमेंट करवा लेता, साइन वाइन करवा लेता, लड़की से बोलता देख 14 फरवरी को शादी तो होगी, भले 15 फरवरी को डिवोर्स करा लेना, लेकिन 14 फरवरी को शादी तो होके ही रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, घोड़ी तो चढ़ूंगा मैं, ठीक है, पैसा बहुत खर्च हुआ है, साइन कर दे। ठीक है, अब वो एग्रीमेंट क्या हो गया? एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो एग्रीमेंट का क्या होना जरूरी है? एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो इसी पे चर्चा करेंगे आप, कब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। ये तो एग्रीमेंट का मतलब आ गया समझ में। ये लाइन तुम जरूर 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 लिखोगे कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। बोलो तो जल्दी एक बार अंग्रेजी में बोलो। व्हेन ऑफर बिकम एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस। या थोड़ा और सही से बोलते हैं, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। ठीक है, समझ गए बच्चों? चलो, अब एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? टिक करो। एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट क्या देना चाहिए?
लीगल ऑब्लिगेशन को राइट, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ नीचे समझाया है, देखो when parties have made a binding contract they create rights and obligation between themselves। जब एक पार्टी दूसरे के साथ कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का मतलब होता है बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक पार्टी का दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में राइट होगा और दूसरी पार्टी की पहली पार्टी के अगेंस्ट ऑब्लिगेशन होगी, या वाइस वर्सा, या तो मेरा राइट इसकी ऑब्लिगेशन या इसका राइट मेरी ऑब्लिगेशन, बट दैट राइट एंड ऑब्लिगेशन मस्ट बी देयर एंड देयर मस्ट बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं तुम्हें बाइंड ही नहीं कर पा रहा हूं और तुम मुझे बाइंड ही नहीं कर पा रहे तो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में। अगर हम क्या नहीं कर पा रहे, बाइंड नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे। कल एक एग्जांपल दिया था, रिपीट करेंगे, मेरी तरफ देखो। क्या एग्जांपल दिया था कि किसका, प्रिंस का एग्जांपल दिया था, हमारे प्रिंस का, कि इसने, इसकी मम्मी ने इसको प्रॉमिस किया था कि अगर तू एग्जामिशन मार्क्स ले आता है सेफ फाउंडेशन में, हर सब्जेक्ट में 60+ ले आता है, ठीक है, तो मैं तेरे को एक हार्ले डेविडसन दिलाऊंगा। और ये लेकर आ गया हर सब्जेक्ट में 60+, इनफैक्ट मैंने तो बोला था तो 80 ले आया, इसकी ऑल इंडिया रैंक आ गई, लेकिन इसकी मम्मी ने इसको हार्ले डेविडसन नहीं दिलाई, मना कर दिया, ठीक है। इसकी मम्मी ने बोला कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक है, तो मजाक कर रही थी, तो क्या ये केस करेगा इसकी मम्मी पे? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या नहीं थी, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं, क्या नहीं थी, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्या नहीं था, तेज बोलो, क्या नहीं था, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बोथ पार्टीज क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन अगेंस्ट ईच अदर, बोथ पार्टीज क्रिएट राइट एंड ऑब्लिगेशन अगेंस्ट ईच अदर। अमन समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है? थोड़े कुछ एग्जांपल से देखो जरा। ए एग्री विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख। ए ने कहा मैं तेरे को 2 लाख में कार दूंगा। ए की ऑब्लिगेशन है कि वो कार देगा और बी का राइट है 2 लाख रुपए देगा। नाउ बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख। ए हैज राइट टू रिसीव 2 लाख। हाँ ठीक है, मेरी ऑब्लिगेशन है और तुम्हारा राइट है, तो ये एग्रीमेंट है। अब ये बाइंडिंग भी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ बच्चों को ये लगता है, एक पहला ही दिन है अभी लॉ का, कुछ बच्चों को ये लगता है कि बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, सुनो, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, ठीक है, जब हम वकील के पास रिटर्न में एग्रीमेंट करवाते हैं। तो मैं पहले ये गलत फहमी दूर कर दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया था, 1872 में, जब भारत आजाद नहीं हुआ था। उस समय हमारे यहाँ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा ओरल कॉन्ट्रैक्ट चलते थे। क्या चलते थे? कितने लॉयर थे? आज तुम्हें गली गली में एक लॉयर मिलेगा, नोटरी कर देगा, रिटर्न में एग्रीमेंट बना देगा। इतने डेवलप थे क्या हम उस टाइम पे? तुम्हें मैंने इंडियन इकोनॉमी क्या पढ़ाया था 12th क्लास में? लिटरेसी रेशियो कितना था जब हम आजाद हुए? 16%। कितना था? 16% लोग थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। अब उसमें ग्रेजुएट कितने थे, पोस्ट हो तो कोई गिनती नहीं है। तो 16% लोग लिटरेट थे। कहां से रिटर्न में करेंगे वो एग्रीमेंट? तो इसीलिए याद रखना, ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी जरूरी उतने ही वैलिड है जितने रिटर्न है। बस फर्क क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होनी चाहिए। मैं कोई भी बात करूं तो इस लहजे में करूं कि मैं तुम्हें बाइंड करूंगा। तुम कोई भी जवाब दो तो इस लहजे में दो कि तुम बाइंड हो जाओगे। अगर वो बाइंडिंग फोर्स नहीं है, बोलो मेरे साथ, अगर वो, फिर बोलो, फिर बोलो, अगर वो बाइंडिंग फोर्स नहीं है तो हमारे बीच में एग्रीमेंट नहीं है। क्या नहीं है? क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। क्या नहीं है? वो चीज टिक करोगे, ये चीज टिक करोगे। देखो, एक फादर ने कहा कि मैं तेरे को पॉकेट मनी दूंगा 500 रुपए, तो बच्चा रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, बाइंडिंग नहीं है। अब यहाँ से ना एक लिस्ट आती थी पहले कि कौन से एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो बाइंडिंग नेचर के नहीं होते, लेकिन वो लिस्ट इन्होंने उड़ा दी है, तो वो मैं लिखा देता हूँ तुम्हें कि कौन से एग्रीमेंट है। बस उनके नाम लिख लो। एग्रीमेंट विच डू नॉट हैव एनफोर्सेबिलिटी, जो क्या नहीं होते, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते, जिनको एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ नहीं है। क्या नहीं है? एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ऐसी समय समय पे बहुत सारी चीज़ें लिखाता रहूँगा काम की, लेकिन तुम वो कॉपी में नहीं लिखोगे क्योंकि वो कॉपी में ही रह जाएगी फिर।
तुम एडेसिव स्लिप्स आती है ऐसी छोटी, ठीक है। पहले मैं तुम्हें बता दूं, लॉ में हमें सिर्फ इंस्टीट्यूट का मैटर लिखना होता है, बट इट डजंट मीन कि हम इंस्टीट्यूट की बुक रटने बैठ जाए। किसी के बाप में ताकत नहीं है रटने की, कितनी रटोगे, लेकिन मैटर इनका ही चलता है। इसीलिए सीए में कोई रिफ्रेशर फिफ्रेशर कुछ भी नहीं चलती, बस इनकी बुक ही गीता बाइबल कुरान है जो ये जिन्होंने दिया है, और कुछ नहीं पढ़ना हमें, और कुछ नहीं पढ़ना। क्लियर अक्षरों में बोल देता हूँ, इस बुक के फ्रंट पेज पे लिखा हुआ है ICAI डू नॉट रिकमेंड एनी बुक्स, ओनली स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय ICAI। तो ही पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। अब कुछ कोचिंग वाले, ठीक है, देते हैं ऐसे खुद के नोट्स, और वो इसको शॉर्ट करके थोड़ा करके, इसको मार्क कर लो तुम, लेकिन लाइन यही चलेंगी। उसको शॉर्ट कर लो जितना हो सकता है, लेकिन बुक का वर्ड मैटर चाहिए उन्हें। तो अब मेरी बात सुनो, जब भी मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ लिखाऊं, ओ चंगेज़ खान सुन लेना, तो कोई भी एक्स्ट्रा मैटर लिखाऊं, कोई एग्जाम्पल दूं, कोई अच्छी चीज़ बताऊं, तो एक एडेसिव स्लिप्स आती है, छोटी सी एक पैकेट आता है, रंग बिरंगे वो आते हैं उसमें, है ना। तो लाल गुलाबी येलो फेल्लो, वो पर्ची यहाँ चिपका दिया करो बस, ठीक है। बस हमें पढ़े तो हमारे रेफरेंस के लिए। कॉपी, हाँ कॉपी तुम्हें मेंटेन करनी है। तो मेरे पिछले साल के बैचेस में कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते थे मॉड्यूल से ही, जो वर्ड मैंने यहाँ टिक कर दी ना, वो उसको कॉपी में जाके घर पे लिखते थे, ताकि उनको लर्न भी हो जाए एंड दैट प्रैक्टिस वर्क फॉर देम, ठीक है। उस बैच में 85% से अबव रिजल्ट था, और उस बैच के बाद हर बैच में इतना ही रिजल्ट रहा है। तो तुम भी ये प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हो कि घर पे जाके शॉर्ट नोट्स बनाए, एक बुक ली। आज लॉ में कोई होमवर्क तो मिलेगा नहीं तुम्हें, कोई क्वेश्चन व्वेश्चन थोड़ी दूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा, रिवीजन भी मैं ही कराऊंगा। इनके तो मैं इतनी बार रिवीजन करा देता हूँ कि मुझे भी गिनती नहीं रहती कितनी बार कराऊंगा, ठीक है। तो तुम्हारे लिए क्या है घर पे करने को, कि जो मैंने पढ़ाया एक बार उसे बुक से रीड करा, रीड करके वही शॉर्ट नोट बना के कॉपी में डाल दिए। मैं तुम्हें कल रेफरेंस के लिए अगर 2-3 बच्चों के पास पढ़ी होगी तो कॉपी मंगा लूँगा, इतनी सुंदर कॉपी, बराबर एक एक चीज़ सिस्टम से पॉइंट पे जमी हुई। मैटर लेकिन बुक का, मैटर बुक के बाहर का नहीं, मैटर बुक का। फिर क्या होता है, जब हम रिवीजन करने बैठते हैं, एक दिन की छुट्टी आती है लॉ में, बस एक दिन। ये 12th नहीं है, ठीक है, 12th में छुट्टी नहीं आती, 12th में तो वैकेशन आती है, ठीक है। अकाउंट्स के बाद इको में वैकेशन, इको के बाद बिजनेस में वैकेशंस। यहाँ वैकेशंस नहीं आएंगी, यहाँ एक एक दिन की छुट्टी आएगी। पहला पेपर अकाउंट्स, एक दिन छोड़ के लॉ, एक दिन छोड़ के मैथ्स, एक दिन छोड़ के इको, हप्पा 4 पेपर 8 दिन में ख़त्म। उधर 6 पेपर आते हैं 12 दिन में ख़त्म। फिक्स पैटर्न है, सीए फाइनल में भी 6 पेपर आते हैं 12 दिन में ख़त्म, ज़्यादा वो नहीं, ठीक है। तो एक दिन में तुम पूरी लॉ कैसे पढ़ोगे, तो वो कॉपी तुम्हें बहुत मदद करेगी, उसमें हर चीज़ लिखी हुई है। हालांकि एक दिन में तो पढ़ भी नहीं सकते, वो कॉपी भी नहीं पढ़ पाओगे तुम एक दिन में, लेकिन हाँ ये है कि एक रेफरेंस तो ले पाओगे। हमें तो उसके पहले पूरा कंप्लीट करना पड़ता है 2-1 बार, तो जाके मज़ा आता है, फिर पेपर भंडार जाते हैं, ठीक है। चलो, कौन से ऐसे एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते? 4-5 है, मैं लिख देता हूँ। पहले पर्सनल, दूसरे सोशल, तीसरे पॉलिटिकल, सोशल, तीसरे पॉलिटिकल, चौथे कमर्शियल, एग्रीमेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। 5वें एग्रीमेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। ये किसकी बुक ले आया रे तू? तो ये मार्किंग वार्किंग कहाँ से कर ली है? अरे वाह यार, पूरी पढ़ मत लेना तू, हाँ मेरा धंधा खराब कर देगा तू। निवेदिता गई क्या गाँव? हाँ शादी, अभी भी शादी होएगा? परिवार है कि जिला है? जिला, हाँ इतनी शादियाँ, वो भी 1 महीना चलेगी शादी। अबे इसको बोल ये 12th नहीं है, अब ये सीए में घुस चुकी है, इसको सीरियस होना पड़ेगा। वैसे तो सुन ही लेगी, वीडियो देखेगी तो। पिक्चर अगर वीडियो देख रही हो तो रिप्लाई करना, सुना कि नहीं सुना। हाँ भाई, तो ये 5 ऐसे एग्रीमेंट होते हैं बच्चों जो सिर्फ एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बोलो क्या नहीं है? लेकिन इनको भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाया जा सकता है अगर इनमें बाइंडिंग फोर्स डाल दे। क्या डाल दे?
यूजुअली इसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं होता, सुन लेना बराबर, लेकिन इसको भी बाइंडिंग बनाया जा सकता है। एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा था बहुत अच्छा, तूने पूछा था ऑफिस में आकर, अभी मैं वो क्वेश्चन रिपीट करूँगा। देखो पर्सनल, अभी मेरी वाइफ के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरी मम्मी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये सब पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर इन्फोर्सेबल नहीं होते क्योंकि इसमें बाइंडिंग फोर्स नहीं होता। अगर मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ भी दिया तो क्या मेरे को जेल में डाल देगी मेरी मम्मी? हाँ, मैं जेल में डाल दूंगा मेरी मम्मी को, वाइफ को, किसी को भी नहीं, ये पर्सनल है, इनमें बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे रहते हैं कि उर्विका के पापा ने उर्विका की मम्मी के साथ कांटेक्ट किया कि अगर इस बार दिवाली पे मेरी सेल अच्छी हुई तो मैं तेरे लिए 9 लाख का हार लेके आऊँगा शानदार वाला। ठीक है, इसकी मम्मी दिन रात पूजा पाठ में, यार 9 लाख का हार आएगा फलाना डिमकड़ा, लेकिन अगर वो लेकर नहीं आए, ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट में केस हो जाएगा? नहीं, केस नहीं हो, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो इन्फोर्सेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? इन्फोर्सेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है? वो बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए। सुन रहे हो बराबर? पर्सनल, सोशल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट सोशल होते हैं, ये भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक एग्जांपल देते हैं कि अगर जैसे सपोज करो कि मेरे को शादी का इन्विटेशन आया, बहुत मान से इन्विटेशन दिया उसने, मैंने एक्सेप्ट भी किया, उसने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया। उसने कहा सर बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया है, उसमें से आप हो, प्लीज़ ज़रूर आना। मैं नहीं गया तो क्या वो केस कर देगा? ठीक है सर, आपकी वजह से मेरा पर प्लेट 3000 रुपये का नुकसान हुआ है, इतनी महंगी शादी करी थी मैंने। ठीक है, जो लोग नहीं आए ना सर, आप पे नहीं, जो नहीं आए ना उनकी पिक्चर बनाऊंगा मैं। ठीक है, इतने शानदार होटल में मैंने उनको रिसेप्शन दिया था, इतना मैंने चकाचौंध वाली शादी करी थी, हाथ जोड़ जोड़ के कहा था एक से भाई जरूर आना, हाथ जोड़ जोड़ के। कोविड में शादी कर रहा हूँ, 100 ही गेस्ट बुला सकता हूँ, वो 100 में से एक आप हो, फिर भी 80 नहीं आए सर। सोचो निकम्मे लोग, इसकी जगह मैं दूसरों को बुलाता, नहीं कर सकते केस, क्योंकि ये क्या है? सोशल है। पॉलिटिकल मेरा फेवरेट। ठीक है, तो अगर कोई नेता लोग चुनाव की रैली में बोल दे कि अगर हम जीत के आए तो एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए डालेंगे, तो वो सिर्फ पॉलिटिकल एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है, जैसे तो ये कहा भी था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अगर स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाता है तो एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए तो मैं ऐसे ही डाल दूंगा। कुछ मासूम लोग गोरांश जैसे झपेटे में आ गए, वोट कर दिया, 10 साल हो गए अभी तक। ठीक है, कोई किस्त नहीं आई। ठीक है, मोबाइल लेके रोज़ चेक करते कुछ लोग तो हर महीने, इस बार आएंगे, इस बार आएंगे, 10 साल हो गए। उसके बाद ये जब मुद्दा उठाना तो अमित शाह जी से किसी रिपोर्टर ने हिम्मत कर ली पूछे की, वैसे तो मीडिया भी कुछ हद तक ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन एक रिपोर्टर ने बेचारे ने हिम्मत कर ली ये पूछने की कि मोदी जी ने ये कहा था कि अगर हम जीत के आते हैं तो काला धन लेकर आएंगे और एक एक के खाते में 15-15 लाख रुपए यूँ ही डाल देंगे। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे भाई आप भी समझदार हो, ऐसा नहीं होता है, ये तो एक चुनावी जुमला था। दीज आर द एग्जैक्ट लाइन, ये एक चुनावी जुमला था। तो ऐसे जुमले बहुत सारे दिए जाते हैं और बिल्कुल ये पॉलिटिकल है। ये भी यही कह रहा है कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो ये रैली फैली की बातों में विश्वास नहीं करना होता। हाँ, यही नेता कोई बात पार्लियामेंट में बोले तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, क्योंकि पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में पास होगा। जैसे तुम्हें मनरेगा पढ़ाया था, तो मनमोहन सिंह जो मनरेगा का कानून लेकर आए थे, उसके अंदर मिनिमम गारंटी एक्ट बनाया था कि अगर हम आपको रोजगार नहीं दे सके तो 100 दिन की सैलरी आपके अकाउंट में डाल देंगे। उसमें अगर कोई मुझे नहीं देता, मैं बेरोजगार बैठा हूँ, तो मैं केस कर सकता हूँ, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। वो पॉलिटिकल नहीं है, वो पार्लियामेंट में बना है। लेकिन ये चुनावी रैलियों में जो बातें की जाती है ये इररिलेवेंट है, और एक समझदार व्यक्ति अगर होगा तो वो इन चीज़ों को देख के वोट देगा भी। ठीक है, चलो कमर्शियल बिजनेस में बहुत सारे एग्रीमेंट अपन ऐसे कर देते कि जैसे भाई साहब ये अच्छी है ना चीज़, तो दुकानदार बोल देता अरे तुम तो फेंको, कुछ भी नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, तो इसका मतलब फेंक ही दो। ठीक है, फेंक दिया उसको जोर से, गिर तो उठ गया वो। ठीक है, उसे बोला तूने तो कहा था टूटेगा नहीं। उसने कहा भाई पागल के बच्चे, ये तो चुनावी जुमला है, अरे ये बिजनेस का जुमला है। ऐसा अपन लोग बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, फेंक देना, वहाँ से गिरा देना, कुछ भी नहीं होगा, तो क्या उसको सीरियसली ले लोगे उसको? तो कमर्शियल एग्रीमेंट है, अपनी चीज़ को बेचने के लिए दुकानदार 4 बात ज़्यादा बताता ही है, खराब थोड़ी बोलेगा वो। एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें,
हम लोग कश्मीर गए तो कश्मीर में एक बंदा जैकेट बेच रहा था, लेदर जैकेट। तो क्या कह रहा था वो कि प्योर लेदर है, प्योर लेदर है। कौन सा लेदर है? प्योर लेदर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने एक लाइटर लिया उससे और उसको आग लगाने लग गया। तो उसने कहा पागल है क्या, हटा इसको। तो मेरे दोस्त ने कहा भाई प्योर लेदर है तो जलेगा नहीं, क्योंकि प्योर लेदर जलता नहीं है, आग नहीं पकड़ता। तो मैं कहा चेक करने दे मुझे जला के। तो उसने कहा जाहिल पागल के बच्चे भाग यहाँ से, ठीक है। 800 रुपये में प्योर लेदर आएगा क्या? 800 रुपये का जैकेट था वो, ठीक है। तो बोला मेरे दोस्त ने बोला भाई तू बोल क्यों रहा है प्योर लेदर है? मैंने कहा तू चल। मैंने कहा वो ये थोड़ी बोलेगा नकली लेदर है, नकली लेदर है ले लो, प्योर ही बोलेगा ना। दुकानदार तो अपनी चीज़ को अच्छी बोलेगा, खराब बोलेगा क्या? आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि 800 रुपये में प्योर लेदर नहीं आता। 8000 रुपये खर्च करो फिर चेक करो, ठीक है। 800 रुपये में जो चीज़ आएगी वो वही देगा, 400 रुपये में जो चीज़ आएगी वो वही देगा। आप में अकल होनी चाहिए इतनी तो कि क्या लेना चाहिए, किस रेट में और क्या नहीं लेना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? चलो, कमर्शियल। और एक होता है एग्रीमेंट टू मेक एन एग्रीमेंट। आज मैंने सना के साथ एक एग्रीमेंट किया कि हम कल एक एग्रीमेंट करेंगे, तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया। आज क्या किया मैंने वो चाय पे बुलाया, बढ़िया बैठे बैठे मैंने कहा यार देख अपन ने ना बढ़िया अपन ने सब बातचीत तो कर ही ली है, अब मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी है, तेरे को खरीदनी है। सना ने कहा हाँ सर मैं पैसे भी लेकर आई हूँ, सब कुछ है। मैं कहा यार कल जुम्मा है, कल करेंगे, शुभ दिन है, फ्राइडे है, गुड फ्राइडे। सर आपने यहाँ बुलाया 1 घंटा। अरे मैं आज एग्रीमेंट करने को बुलाया ना तुझे कि कल अपन एग्रीमेंट करेंगे। अच्छा कल करेंगे, तो आज हमने कुछ भी नहीं किया। तो एग्रीमेंट टू मेक अ एग्रीमेंट इज नथिंग। आज हमने कुछ भी, अब कल ही आई नहीं, कल नहीं आई है। देखा पागल है तो 2-2 घंटे बुला लेते हैं, पूरी बातचीत करके बोला कल, आज फिर बोल देंगे आज फिर गुड फ्राइडे बैड हो गया तो इनका, तो ये तो गई नहीं। मैं वो फ़ोन पे फ़ोन कर रहा हूँ, ये आई नहीं। सैटरडे को मैंने इसके घर पे लीगल नोटिस भेजा कि आपने मेरे साथ एग्रीमेंट तोड़ दिया। इसने नोटिस पढ़ा, अबे अभी तो प्लॉट खरीदा भी नहीं है, कौन सा एग्रीमेंट तोड़ दिया, ठीक है। ये आई मेरे पास, ये क्या भेजा है आपने? मैंने कहा तूने एग्रीमेंट तोड़ा है बेटा। कौन सा एग्रीमेंट? थर्सडे को एग्रीमेंट किया था ना हमने कि फ्राइडे को एग्रीमेंट करेंगे, तो तूने थर्सडे का एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो फ्राइडे को एग्रीमेंट करने आई नहीं। तो बोला पागल हो गई हो क्या, थर्सडे को कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि एग्रीमेंट टू मेक एन एग्रीमेंट इज नथिंग। जो होता वो फ्राइडे को ही होता, थर्सडे को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये मैंने आपको एक ऐसी लिस्ट पढ़ाई जो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं बन पाते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ। बोलो क्या नहीं है? इस लिस्ट में कितने आते हैं? पहला पर्सनल, सोशल, पॉलिटिकल, कमर्शियल, एग्रीमेंट टू मेक एग्रीमेंट। ठीक है प्रिंस बाबू, मजे आ रहे हैं? ठीक है, ये एग्रीमेंट। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ के आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? बहुत शानदार डिफरेंस दे रखे हैं और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। पहला, ये तो क्या होता है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। डेफिनेशन तो पढ़ाई दी, इसमें क्या लिखोगे तुम? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस। अब हटे ना यार, ये हटेगा नहीं हटेगा। हाँ, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। और ये क्या होता है? एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो पहला तो सिंपल है, डेफिनेशन है। ये वाइडर है और ये नैरो है, इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। बेटा क्या नाम है? अर्चिता नाम है ना? अनीशा। अनीशा, अनीशा मुझे बता बेटा, ये वाइडर कैसे है? बोला एग्रीमेंट वाइडर है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला ये नैरो है। गलत लिखा हुआ है क्या? ये सही लिखा हुआ है। कैसे? वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट इंक्लूड है? हाँ, तो फिर ये नैरो क्यों हुआ? ये वाइडर हुआ ना। बोला ये वाइडर है, ये तो मैं बोल रहा हूं, उल्टा तो नहीं लिखा हुआ। तू कह रही है ना उसमें एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो वो वाइडर हुआ। बोला है वो नैरो है, ये वाइडर है। हाँ याशी ठाकुर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसमें वो दोनों आएंगे जो लीगल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, सोशल है, पॉलिटिकल है, सब आएंगे, क्योंकि एग्रीमेंट तो सभी है। मैंने मम्मी के साथ किया वो भी एग्रीमेंट है, ठीक है। मैंने मम्मी के साथ वो भी एग्रीमेंट है। मैंने वो दोस्त के साथ एग्रीमेंट किया शादी में आने का, वो भी एग्रीमेंट है। मोदी जी ने मेरे साथ किया 15 लाख का, वो भी एग्रीमेंट है, ठीक है। और मैंने लैंड बेचने का किया, वो भी एग्रीमेंट है। लेकिन लैंड बेचने का पेपर भी बना लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में तो एक आया, एग्रीमेंट में तो चारों आए।
तो एग्रीमेंट वाइडर है और ये नैरो है, क्योंकि इसमें सब तरह के एग्रीमेंट कवर है, इसमें सिर्फ वही एग्रीमेंट कवर है जो एनफोर्सेबल बाय, इसीलिए ये नैरो है और इसीलिए ये वाइडर है। अनीशा समझ में आया बेटा? ये वाइडर है और ये नैरो है। अगला एक हो गया, दो हो गया, तीसरा लीगल ऑब्लिगेशन। तो सिंपल है, यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन है। और ये भी एक जबरदस्त लाइन है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एग्री करते हो इस लाइन से? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, अरे ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर। सारे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो पहले वो क्या बनेंगे? लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी, जैसे शादी का एग्रीमेंट, ठीक है, मम्मी के साथ किया गया एग्रीमेंट, अमिताभ बच्चन के साथ किया गया एग्रीमेंट, सिर्फ एग्रीमेंट है, वो एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या नहीं बन पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा तो वो एग्रीमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, काफी आज के लिए। तो आज हम लोगों ने एग्रीमेंट का मतलब पढ़ा, दोनों क्या होते हैं, एनफोर्सेबल का मतलब पढ़ा। उससे पहले मैंने थोड़ी हिस्ट्री बताई आप लोगों को कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं था, तब हिंदू लॉ चलता था, मुस्लिम लॉ चलता था। लेकिन मेन जो हमने पढ़ा वो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का मतलब समझ लिया आज। कॉन्ट्रैक्ट क्या है और एग्रीमेंट क्या है। अभी तक के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बिंदास पूछो। कल हम लोग यहाँ से वो 12 एसेंशियल एलिमेंट पढ़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इसने ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक ही माना होगा। एग्रीमेंट में दोनों आ जाते हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस खोल के पढ़ोगे तो 12 हो गए, फिक्स 12 है। हाँ बेटा, हाँ यही पूछा था तूने उस दिन। बाइंडिंग फोर्स ओरली कैसे डाल सकते हैं? कोई विटनेस हो, कोई आई विटनेस हो, उसके सामने हुआ हो तो, या कोई दूसरा सबूत हो, आपका बाइंडिंग फोर्स था कि नहीं था ये कोर्ट नहीं बताएगा कैसे करना है। ये प्रूफ करने का मैटर आपका है। दे विल ओनली टीच यू प्रोविजंस, दे विल नॉट टीच यू प्रोसीजर्स। ये आपको सिर्फ प्रोविजन सिखाते हैं, प्रोसीजर आपको बता दिया गया कि ओरल भी वैलिड है, रिटर्न भी वैलिड है। वो आप पूछो सर ओरल कैसे वैलिड है, तो ये आप जानो, मत करो ओरल। अगर आप ओरल एग्रीमेंट को प्रूफ नहीं कर सकते तो मत करो। प्रूफ कैसे करना है, नहीं करना, ये लॉ का हेडेक नहीं है, ये पार्टीज का हेडेक है। यू हैव टू प्रूव इट इन कोर्ट दैट ओरल एग्रीमेंट हैज आल्सो बाइंडिंग फोर्स। समझे बालक? ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये लोग ये कैसे बता सकते हैं कि ओरल को ऐसे प्रूफ करना, रिटर्न को ऐसे प्रूफ करना? तो आपका हेडेक है। लेकिन एग्जाम में आ जाए कि ओरल एग्रीमेंट आर एज वैलिड एज रिटन एग्रीमेंट, ट्रू और फॉल्स? बोलो भाई, ओरल एग्रीमेंट्स आर एज वैलिड एज रिटन एग्रीमेंट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स भी आएंगे 30 नंबर में। ट्रू और फॉल्स? ट्रू, क्योंकि हम तो ओरल को भी मान्यता देते हैं और रिटन को भी देते हैं। लेकिन आप जब सीए बन जाओगे तो एक अच्छे एडवाइजर के तौर पे अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दोगे कि ओरल बनाओ कि रिटर्न बनाओ? पार्टनरशिप में भी पढ़ाया था, पार्टनरशिप डीड एब्सेंट हो तो भी चलेगा। हमारी खुद की एब्सेंट है 11 साल से, 11 साल से हम पार्टनरशिप में हैं, लेकिन हमारा कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। अच्छी बात है ये? अच्छी बात नहीं है ये। ठीक है, कल मुर्सा सर सारा पैसा लेके भग गए, कैसे प्रूफ करूंगा वो मेरे पार्टनर है? किसी डॉक्यूमेंट पे ये नहीं लिखा हुआ कि हम पार्टनर है। ठीक है, किसी पे भी, सब इंडिविजुअल है, रिकॉर्ड अलग हो रहा है, इनकम टैक्स से छापे ना पड़ जाए। ठीक है, तो हम पार्टनर नहीं है। ठीक है, यही मतलब निकलेगा अगर हम सोल ट्रेडर है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप में हैं तो हमें पार्टनरशिप के सारे डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए, रिटर्न में रखने चाहिए। ओरल में चल रहा है तो वैलिड है, लेकिन ओरल में जब कोई लेके चला जाएगा तो आपको प्रूफ करने में दिक्कत होगी, फिर तब आप पछताओगे। हमारा तो दोस्ती यारी में चल रहा है तो चल रहा है। ठीक है, तो आप कभी किसी को क्या एडवाइस दोगे कि एग्रीमेंट रिटर्न में ही बनाओ? वैसे भी मेरे पापा एक बात बोला करते थे कि बेटा लिखावा बोलता है, लिखा पढ़ी बराबर कर लो। लिखावा बोलता है, लिखी हुई चीज़ बोलती है। ठीक है, रिटर्न तो रिटर्न ही होता है। ठीक है, बंद कर दो भाई।